चलो आज हम ग्रामर का एक चैप्टर लेते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव बोले तो यू टर्न। अब ये यू टर्न क्या है? हम एक कार को बड़े आराम से यू टर्न ले लेते हैं, किंतु क्या एक रेलगाड़ी को इतने आराम से यू टर्न करवाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसको यू टर्न करवाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए जो संभव नहीं है। तो क्या करते हैं? तो रेल के इंजन को हम गाड़ी के पीछे और गार्ड के डिब्बे को गाड़ी के आगे ले आते हैं। हुआ ना यू टर्न? बस यही तो करना है। एक्टिव पैसिव में क्या करना है? यही करना है हमें कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ परिवर्तन करने हैं। वो परिवर्तन ही इसमें कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि हम इससे संबंधित अब कुछ रूल पढ़ लेते हैं। इंजन को गार्ड का डिब्बा और गार्ड के डिब्बे को इंजन बना दो। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा दो। हेल्पिंग वर्ब का रिश्ता वी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म से करा दो। वाक्य में एडवर्ब यदि कोई हो तो उसको वैसे ही छोड़ दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। टेंस तो वही रहेगा, किंतु टेंस का हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगानी है। आगे यदि आवश्यक हो तो सब्जेक्ट को, मतलब रेल के इंजन को बाय लगाकर लिख दो। चलो ये रूल हम थोड़ी देर बाद में इनको अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से एक एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनको अप्लाई करें। चलो कुछ चेंजेस देख लेते हैं। चेंजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का चेंज इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कभी कभी हमें डबल डबल ऑब्जेक्ट सवाल में मिल जाते हैं। बस यही हमारी परेशानी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पे आती है कि डबल ऑब्जेक्ट होते हैं और हम ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए कुछ थोड़े से हम परिवर्तन देख लेते हैं। यदि हमें मी दे रखा है तो उसका सब्जेक्टिव रूप लेके आइए आई। अस दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्टिव रूप क्या होगा? वी। यू का यू ही रहेगा। हिम यदि दिया हुआ है तो सब्जेक्टिव रूप उसका होगा ही। हर दिया हुआ है तो सी, और देम दिया हुआ है तो दे कर दो। इससे हमें जो डबल ऑब्जेक्ट वाली समस्या है वो थोड़ी सी हल होगी। चलो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हमने ऑब्जेक्ट को सही नहीं लगाया तो गार्ड का डिब्बा हमारा गलत हो जाएगा, तो इंजन चलना बहुत मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा वाक्य में। तो ऑब्जेक्ट की पहचान सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमेशा वर्ब के बाद मिले। वर्ब के बाद देख लो ऑब्जेक्ट होगा, किंतु कभी कभी समस्या उत्पन्न होती है कि दो ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में हमें मिल जाते हैं। अब ये कहाँ मिलेंगे? कैसे पहचाने हम कि दो ऑब्जेक्ट है इसमें, या एक ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट है ही नहीं? कभी कभी ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है इसमें। चलो एक ऑब्जेक्ट है हम फिर भी पहचान लेते हैं, किंतु समस्या एक होती है, कभी कभी ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब 3-4 शब्दों में ऑब्जेक्ट होता है। हम एक सिंपल एक उसको उठाया और रख देते हैं, वही गलती होती है। तो इसको सही कैसे पहचाने, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, उसका ध्यान रखें आप। जो हमारी वाक्य में वर्ब है, क्योंकि वर्ब तो हमें पहचाननी होगी, तो जो वर्ब है उससे दो प्रश्न करने हैं हमको। कौन कौन से? क्या और किसे। वर्ब से पूछिए कि क्या, उसका जो आंसर आएगा, उसका जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा प्रश्न करिए
किसे, तो किसी प्रश्न करने से हमें जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर सिकरवार टीचेज अस इंग्लिश। टेंस हमें पहचानने होंगे, किंतु टेंस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि टेंस को हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, क्योंकि उसके बिना हम एक्टिव पैसिव कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। चलो इस वाक्य में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट हम पहचान सकते हैं। मिस्टर सिकरवार एक वचन, टीचेज एस या ई एस लगा हुआ है, मतलब कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट की बात आ रही है कि मिस्टर सिकरवार टीचेज अस इंग्लिश। अब टीचेज ये वर्ब है हमारी, इस वर्ब से दो प्रश्न करिए, क्या और किसे। क्या टीचेज, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हुआ हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न इससे वर्ब से हम करते हैं, किसे पढ़ाते हैं, अस, हमें, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो बात आ गई समझ में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। वाक्य दोनों से बनाए जा सकते हैं, मतलब एक्टिव से यदि हम पैसिव बनाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेकर बना सकते हैं। और अब महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारा आता है टेंस का, क्योंकि बहुत सारे टेंस हैं। उन टेंसों में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अब हम वर्ब के अनुसार टेंस को पहचाने और टेंस को पहचान के उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं रूल्स को, कि इंजन को गार्ड का डिब्बा, मतलब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना अनिवार्य है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब बिना वी थर्ड के कभी आएगी नहीं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी मोस्ट रिक्वायरमेंट है, लगानी ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वाक्य में एडवर्ब यदि कोई हो टाइम वगैरह का, तो उसे वैसे ही छोड़ दो, उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना, उसको हम पीछे लगा देंगे। टेंस की बात अभी हम कर ही रहे थे, टेंस के बारे में अब इससे जस्ट बाद में आपको टेंस के बारे में ही एक टेबल बताऊंगा कि अगर हमें वाक्य में किस तरीके का सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। चलो हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो टेंस का होगा उसकी टेबल देखते हैं, क्योंकि इसको यदि हम सीख लेते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि एक्टिव में हमें क्या दिया होगा और हम पैसिव बनाते समय क्या करना है, बस यही ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब निकालने की ये टेबल है और इसमें टेंसेस के अनुसार है, तो मैं बता देता हूं एक एक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा टीचेज, ई एस लगा हुआ था। बस ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो तो पैसिव बनाते समय इज, एम, आर। एक वचन, चलो बता देता हूं, सुनो। एक वचन के साथ इज लगाएंगे और एम हमेशा आई के लिए सुरक्षित है, आरक्षण है उसका, और आर बहुवचन के साथ हम लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। जैसे नॉट का प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट सिंपल की ऊपर भी बात हुई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हो तो हम पैसिव वॉइस में इस एम आर लगा देंगे, ठीक है।
आगे देखिए, इसी टेंस में हमें यदि नकारात्मक वाक्य बनाने हैं, दिया गया हो डू नॉट या डज नॉट, तो भी ध्यान रखना है कि टेंस वही है, तो इज एम आर प्लस नॉट लगाना है। ओके, अब हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में दी गई होती है? प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में हमें सहायक्रिया जो काम में लेनी है, हेल्पिंग वर्ब, वो होगी वॉज या वर्ब। एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर्ब, किंतु आई का ध्यान रखें, आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा। चलो, इसमें डिड नॉट भी आता है, तो प्रेजेंट सिंपल की अगर बात चल रही है तो यहाँ वॉज वर्ब वही आएंगे, किंतु उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। शैल विल या अन्य कोई मॉडल हो, यहां ध्यान देना है, शैल विल या अन्य कोई मॉडल हो तो इसके बाद हमेशा वी लगा दो, क्योंकि एक नियम है, आगे देखिए, याद रखिए, क्या मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बस ये ध्यान रखना है, गलती होती है यहाँ। परंतु अब एक समस्या हमारे सामने आ गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, वो ठीक बात है, किंतु हमारा पैसिव वॉइस क्या कहता है? पैसिव वॉइस कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, वो ये कि हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और मॉडल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो दोनों में कंट्रोवर्सी का एक सामान्य हल निकाला कि दोनों के बीच बी लगा दो। हमेशा ध्यान रखें, मॉडल के बाद बी चिपका दो, हमारा काम हो जाएगा, खत्म। तो हम आ रहे थे यहाँ, देखिए वापस, शैल विल या अन्य कोई मॉडल हो तो इनके बाद हमेशा क्या लगाना है? हमको बी लगाना है, याद रखना है, याद रखना है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। यदि इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगा हो तो हमें फोकस करना है यहाँ, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब तो दी गई है, इज एम आर वहाँ तो दी गई है, पता भी है हमें, किंतु ये आई एन जी को किस में लगाना है? बी ई वी, बी ई में क्या लगा देना है? आई एन जी, बीइंग। बस हमारा काम हो जाएगा। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इस टेंस को अगर हम टेंस में पहचानने की बात करें तो टेंस को पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी अगर दिया हुआ है तो हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें वॉज वर्ब के साथ वही बीइंग लगाना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने लगाया था। ओके, आगे देखते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो यहां भी बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाना है, ध्यान रखना है, हैज हैव प्लस बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो होगी ही, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दे रखी है तो इसमें भी वही नियम याद रखें, हेड प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, लास्ट देखें, विल हैव और शैल हैव कम आता है बहुत, क्योंकि ये टेंस भी बहुत कम आता है, फिर भी देख लेते हैं कि विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि विल और शैल मॉडल है तो यहाँ हैव इनके साथ लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ भी विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिए होने पर वही करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म बीन, विल हैव और शैल हैव प्लस बीन लगा देंगे। तो यहाँ ध्यान रखने की जो सबसे मुख्य बात है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान रखें कि मॉडल के बाद गलती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है कि मॉडल के बाद हमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किंतु हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परेशानी है, ये परेशानी का हल ये है सीधा सा कि मॉडल और वर्ब
कि थर्ड फॉर्म के बीच में बी लगा दूं, तो बी लगाने से हमारा काम हो जाएगा।